गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बच्चों, कल हमने डिस्कस किया था रोल ऑफ हार्मोन्स इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन। उसमें कुछ ग्लैंड्स के नाम हमने लिखे थे, कुछ हार्मोन्स को डिस्कस किया था। और आपको लास्ट का कुछ पता है कल का कहाँ तक हुआ था? हम बात कर रहे थे पिट्यूटरी ग्लैंड की, और उसमें एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स को डिस्कस कर रहे थे, याद है ना? और हमने शुरू किए थे FSH और LH शुरू करने थे हमें, ठीक है? तो कल का जो पॉइंट था उसमें हम बात कर रहे थे पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट, पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको बोलते हैं मास्टर ग्लैंड, इसके दो पार्ट कल डिस्कस किए थे, याद है? एक एडिनो हाइपोफाइसिस और दूसरा न्यूरो हाइपोफाइसिस। इसके हार्मोन्स हमने डिस्कस किए थे। इसको एक और नाम से जानते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी। कल का थोड़ा सा रिकॉल कर ले। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के कितने पार्ट होते हैं? एनसीईआरटी के हिसाब से दो पार्ट, पार्स डिस्टेलिस एंड पार्स इंटरमीडिया, जबकि मैंने बताया था तीन पार्ट होते हैं। पार्स ट्यूबरेलिस भी होता है एक पार्ट, जो एनसीईआरटी में डिस्कस नहीं है, लेकिन होता है तो हम बता के चल रहे हैं आपको। जैसे किसी बच्चे को ओलंपियाड वगैरह में, किसी अदर एग्जाम में भी परफॉर्म करना है तो वो याद रखे इस पार्ट को। तीन पार्ट होते हैं, पार्स डिस्टेलिस, पार्स ट्यूबरेलिस, पार्स इंटरमीडिया। लेकिन एनसीईआरटी में दो पार्टों के नाम हैं, एक डिस्टेलिस और एक इंटरमीडिया। यहाँ भी तीन ही पार्ट होते हैं वैसे तो, पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस, इनफंडिबुलम और न्यूरल लोब जो नीचे लटका हुआ पार्ट है। लेकिन इसमें हम दो ही पार्ट मान लेते हैं, एक तो इनफंडिबुलम जो सिक्रेशन नहीं करता, और एक नीचे वाला पार्ट न्यूरल लोब बोलते हैं उसको, जिसको असल में न्यूरो हाइपोफाइसिस कह दिया जाता है। एनीवे, हम कल डिस्कस कर रहे थे इनके हार्मोन्स। कल आपको कैलकुलेशन बताई थी कितने हार्मोन सिक्रेट करता है एडिनो हाइपोफाइसिस? 7। और यहां से कितने हार्मोन सिक्रेट होते हैं? ओनली 2, ऑक्सीटोसिन एंड ADH। ADH और ऑक्सीटोसिन सिक्रेट कहां से होते हैं? सिक्रेट कहां से होते हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। सिंथेसाइज कहां पे होते हैं? हाइपोथैलेमस में। तो क्या हम उनको पिट्यूटरी के हार्मोन्स कहेंगे? नो, वो पिट्यूटरी के हार्मोन नहीं है, वो हार्मोन्स हैं हाइपोथैलेमस के। पिट्यूटरी से तो जरूरत के हिसाब से बॉडी में रिलीज किए जाते हैं फंक्शंस के लिए, ठीक है? चलिए अगले पेज पे आते हैं, बाद में सब रिकॉल कर पाएंगे आपको। हम बात कर रहे थे कल पिट्यूटरी के हार्मोन्स, एडिनो हाइपोफाइसिस के हार्मोन्स कैसे काम करते हैं, और हम डिस्कस कर रहे थे आपको गोनेडोट्रोपिन्स पर। हार्मोन नंबर 5 और 6 जो पढ़े थे आपने, FSH और LH, इनको बोलते हैं गोनेडोट्रोपिन्स, ठीक है? मैं सारे हार्मोन्स एक बार फिर से लिख के बता रहा हूं। हार्मोन्स ऑफ एडिनो हाइपोफाइसिस, जिसमें पहला हार्मोन है, कल डिस्कस किया था, याद है? ग्रोथ हार्मोन। दूसरा TSH, तीसरा ACTH, चौथा हार्मोन है प्रोलैक्टिन, ठीक है? 5 नंबर पे FSH और 6 नंबर पे LH। इन FSH और LH को बोलते हैं गोनेडोट्रोपिन्स। गोनेडोट्रोपिन्स। हार्मोन नंबर 7 MSH, जो बेसिकली पार्स इंटरमीडिया से आता है।
गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन अलग है, जो इन हार्मोन्स को रिलीज करवाने के लिए स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, ठीक है। इन दोनों को मिला के बोलते हैं गोनेडोट्रोपिन्स। अच्छा, इन सभी हार्मोन्स की बात करें अगर, तो कौन कौन से हार्मोन रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करते हैं? एफएसएच, एलएच के साथ साथ प्रोलैक्टिन भी। याद रखना इस बात को। ऐसी एक एक छोटी छोटी पॉइंट होती है जहां पे सिली मिस्टेक्स होती हैं, या जल्दी में कुछ भी टिक करके चले आते हैं, ठीक है। तो ये रोल, इनका रोल तो बिल्कुल अहम रोल है, इनके बिना तो काम चल ही नहीं सकता। लेकिन ये भी तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। क्या फंक्शन है प्रोलैक्टिन का? मिल्क सिक्रेशन along with अदर हार्मोन्स, उसमें इसका भी एक इंपॉर्टेंट रोल है। और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, तो कुछ हार्मोन्स ऐसे हम आपको बताएंगे जो आपने पढ़े ही नहीं है, या जिनका रोल ही नहीं जानते आप। कभी आपने पढ़ा AMH, एंटी मुलेरियन हार्मोन? सोफिया, एंटी मुलेरियन हार्मोन जो मेल में भी रिलीज हो सकता है और फीमेल में भी रिलीज हो सकता है। हालांकि तो मेनली तो मेल्स में रिलीज होता है। कब रिलीज होता है ये बताएंगे जब आपको टेस्टिस पढ़ाएंगे, ठीक है। तो उसका भी रोल होता है। आजकल इतने ज़्यादा फर्टिलिटी क्लिनिक चल रहे हैं, किसी के मतलब बर्थ की प्रॉब्लम है, प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, बहुत सारे ट्रीटमेंट होते हैं। तो ऐसी बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे उनके हार्मोन टेस्ट में थायराइड का टेस्ट कराते हैं और AMH का भी टेस्ट कराते हैं, क्योंकि AMH जो काम करता है, अभी डिस्कस करेंगे इसके बाद में, वो सब कुछ हार्मोन्स का लेवल ठीक है, और AMH अगर बढ़ गया है तो सब रिप्रोडक्शन के सिस्टम को, सेक्स सेल्स के बनने को और प्रेगनेंसी को रोक सकता है, अकेला AMH, ठीक है। इतना बड़ा रोल होता है उसका। लेकिन यूजुअली हम नहीं पढ़ते क्योंकि हमारे सिलेबस में इतना ज़्यादा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ नहीं है उसका, लेकिन हम आपको डिस्कस करेंगे उसको। तो ये है एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स। इनका फंक्शन मैं आपको कल तक बता चुका था। और हमारा मेन टॉपिक ही क्या है? हार्मोन्स ऑफ एडिनोहाइपोफाइसिस। और उसका मेन टॉपिक का नाम क्या है? रोल ऑफ हार्मोन्स इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है। और उसमें हमने लिए हार्मोन्स ऑफ एडिनोहाइपोफाइसिस। अब एक एक हार्मोन की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे प्रोलैक्टिन। एक बार फिर से, प्रोलैक्टिन शॉर्ट में इसको PRL बोल देते हैं। और ये कल मैंने डिस्कस किया था आपको। प्रोलैक्टिन हार्मोन का रिलीज कब होता है शुरू? एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में कभी कभी पहले भी होने लगता है, इन जनरल हम मानते हैं प्रेगनेंसी में होता है, ठीक है। एक बच्चा पैदा होने वाला है, उसकी तैयारी पहले से चल रही है कि उसके लिए खाने पीने का इंतजाम कर दिया जाए। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन मेमरी ग्लैंड्स की जो सेल्स होती हैं एल्वेली, जिनसे मिल्क बनता है, उनको स्टिमुलेट करता है। और स्टिमुलेट मिल्क सिक्रेशन एंड सिंथेसिस। सिंथेसिस इन मेमरी ग्लैंड्स। मेमरी ग्लैंड्स आप कह सकते हैं मेमरी एल्वेली, ठीक है। इसका रोल ये होता है। और कल जैसे मैंने डिस्कस किया था, एक लैक्टेटिंग मदर, बच्चे को दूध पिलाने वाली माँ, अपने बच्चे को जितना ज़्यादा दूध पिलाती है इतना ज़्यादा मिल्क बनता है। जितना कम मिल्क सिक्रेशन होगा या रिलीज की होगा बाहर की तरफ, इतना कम बनना शुरू हो जाएगा। मैंने उसका रीज़न बताया था आपको। हाइपोथैलेमस का एक हार्मोन डोपामाइन, जो बेसिकली इसके लिए इनहिबिटिंग का काम करता है। अगर मेमरी ग्लैंड्स में दूध इकट्ठा रहेगा तो दूध में जो पेप्टाइड्स होते हैं वो इनहिबिटरी इफेक्ट शुरू कर देते हैं। उसका सिंबल उसका जो इंफॉर्मेशन जाती है, स्टिमुलस जाता है, ब्रेन को पहुंचता है। ब्रेन में जैसे ही पहुंचता है तो भरे हुए दूध की वजह से ब्रेन रिलीज करना शुरू कर देता है डोपामाइन। और डोपामाइन एक इनहिबिटरी हार्मोन है। यहाँ पे डोपामाइन इनहिबिट्स सिक्रेशन ऑफ prolactin and thereby secretion of
मिल्क। ठीक है, अल्टीमेटली क्या किया उसने, दूध के बनने को रोक दिया। किसने? डोपामाइन ने। डोपामाइन कहां से आता है? हाइपोथैलेमस से। और ये कब आएगा? जब मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर दूध भरा हुआ है। तो ब्रेन ने मैसेज दिया मेमोरी ग्लैंड्स को कि बस बहुत हो गया, इससे ज़्यादा मिल्क बनाना नहीं है, ज़रूरत भी नहीं पड़ रही है। अरे ज़रूरत होगी तो मिल्क बाहर रिलीज होगा, और बाहर रिलीज ही नहीं हो रहा है तब, तो उसका बनाना भी कम कर दिया जाता है। एक फीडबैक है। बताइए इसको हम नेगेटिव फीडबैक कहेंगे, पॉजिटिव फीडबैक? आपके सबके अपने अपने राय हो सकती है। ये किस तरह का फीडबैक है, पॉजिटिव के नेगेटिव? सोच के बताओ, ऐसे नहीं कुछ भी कह दोगे आप, पहले सोचो और जो भी आपका लॉजिक आए उसके हिसाब से बताओ। हाँ, जहां काम को रोका जाता है वो इनहिबिटरी फीडबैक है, और जहां काम को बढ़ाया जाए वो पॉजिटिव फीडबैक होता है। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पॉजिटिव फीडबैक भी होते हैं, लेकिन नेगेटिव फीडबैक ज्यादा होते हैं कंट्रोल सिस्टम के अंदर। और मैंने कल बताया था स्मार्ट कंट्रोल सिस्टम है हमारे अंदर। तो ये एक स्मार्ट कंट्रोल सिस्टम है कि मिल्क बनना कम कर दिया जाएगा तब जब मिल्क भरा हुआ है, निकल जाएगा तो और ज्यादा बनना शुरू होगा। ठीक है, तो और इसको कंट्रोल करने में रोल है डोपामाइन का। डोपामाइन इनहिबिट्स सिक्रेशन ऑफ प्रोलैक्टिन, और जब प्रोलैक्टिन ही नहीं बनेगा तो आगे लिखा देयर बाई सिक्रेशन ऑफ मिल्क, सिक्रेशन ऑफ मिल्क को भी रोक देता है। ठीक है, ये तो रोल है प्रोलैक्टिन हार्मोन का। और अब आगे बढ़ते हैं, नोट कर रहे हैं, कर लीजिए। मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि बच्चे को सोचना आना चाहिए, चीज़ों को रिलेट करके सोचना आना चाहिए ताकि अपने डिसीजन ले सके वो। डन, अगले पेज पे आते हैं। ये वापस दिखा देंगे हम आपको, छूटेगा कुछ नहीं आपका। ये मार्कर वाला बोर्ड नहीं है कि मिटा दिया एक बार तो मिट गया, सब है इसके अंदर सेव। ठीक है, अब समझिए FSH हार्मोन नंबर 5। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इससे पहले कि मैं आपको इसके बारे में डिटेल्स में बताऊं, मैं कल आपको रिकॉल करवा देता हूं। मैंने कल आपको एक फीडबैक दिखाया था कि प्यूबर्टी शुरू होती है, हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो क्या GnRH गोनेडोट्रोपिन है? नो, गोनेडोट्रोपिन्स को रिलीज करवाने के लिए जिम्मेदार है वो। ठीक है, तो प्यूबर्टी शुरू हुई, हाइपोथैलेमस से रिलीज हुआ GnRH, ये ब्लड स्ट्रीम में गया, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे पहुंचता है, और वहां जाने के बाद पिट्यूटरी ग्लैंड की उन सेल्स को स्टिमुलेट करता है जो FSH सिक्रेट करती हैं। ठीक है, वो फीडबैक में फिर से लिख दे रहा हूं एक बार। जैसे प्यूबर्टी शुरू हुई, प्यूबर्टी समझते हैं आप लोग, जवान होना शुरू हुआ कोई। ठीक है, प्यूबर्टी, प्यूबर्टी पे हाइपोथैलेमस एक्टिव होता है, मतलब एक्टिव तो हमेशा रहता है, लेकिन वो पार्ट जो रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हाइपोथैलेमस रिलीज करता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन,
और ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन इफेक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, एडिनो हाइपोफाइसिस को, और यहां से रिलीज होते हैं दो हार्मोन्स, एक FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोथ इन मेल्स एंड फीमेल्स, दूसरा LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बोथ इन मेल्स एंड फीमेल्स। ठीक है, अब इन हार्मोन्स का रोल मेल और फीमेल में हमें अलग अलग स्टडी करना है। कल यहां तक छोड़ा था मैंने आपको। ठीक है, तो एक रिकॉल हो गया और आपको याद भी रखना चाहिए इसको। तो FSH और LH का सिक्रेशन शुरू हुआ प्यूबर्टी पर। अब ये हार्मोन्स मेल और फीमेल में किस तरह से काम करते हैं ये हमें स्टडी करना है। क्लियर? FSH LH क्या सिक्रेशन प्यूबर्टी से पहले भी होता है क्या? फीमेल में या मेल में? एक मजे की बात बताएं आपको इससे पहले, इंटरेस्टिंग पॉइंट। फीमेल के अंदर जो oogenesis होता है, एग बनने का प्रोसेस, और मेल में स्पर्म बनने का प्रोसेस कब शुरू होना चाहिए? प्यूबर्टी पर, है ना? लेकिन ऐसा नहीं है। फीमेल्स में oogenesis तब शुरू हो जाता है कि अभी फीमेल बच्चा बन रहा है, अभी 4 मंथ का फीटस है, oogenesis शुरू हो चुका होता है उसमें, जबकि FSH LH तो अभी रिलीज ही नहीं हो रहे, बट उस फीटस की ओवरी के अंदर oogenesis शुरू हो चुका है। तो ये क्यों शुरू हो गया बताओ? कोई आइडिया है किसी को? बोलो। प्लेसेंटा तो अभी उस बच्चे का खुद ही प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ है, मदर के, वो अभी तो मदर के प्लेसेंटा से खुद ही जुड़ा हुआ है, उसका अपना तो कुछ पार्ट अभी डेवलप ही नहीं हुआ है बहुत बड़ा। हाँ, ऑर्गन्स बन चुके होते हैं लेकिन वो फंक्शनल फॉर्म में थोड़ी होते हैं। ओवरी फंक्शनल है उस टाइम भी, ओवरी में oogenesis शुरू हो चुका, अभी ओवरी पूरी बनी नहीं है ढंग से, लेकिन oogenesis शुरू हो गया। जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस कब शुरू होता है? प्यूबर्टी पर, क्योंकि FSH का रोल तब शुरू होता है। तो देखिए, एक हार्मोन होता है फीमेल्स में जिसका नाम है HCG, प्लेसेंटा का हार्मोन है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। उसके इफेक्ट से जो फीटस की ओवरी में oogenesis शुरू हो जाता है। बाकी oogenesis का काम बाद में होगा, प्यूबर्टी पे ही होगा, लेकिन शुरुआत के काम वहां पे पूरे कर दिए जाते हैं। म्योसिस फर्स्ट शुरू होने के बाद रुक जाता है, और जितने एग या ओवा जिंदगी भर काम आएंगे उससे कहीं ज्यादा ओवरी के अंदर बनकर रखे जाते हैं। हर एक ओवरी के अंदर 6 से 8 लाख ओवा स्टोर हो जाते हैं बिफोर बर्थ, बर्थ से पहले पहले। बर्थ तक तो काम खत्म हो चुका है, ओवा बन चुके हैं, उसके बाद में एक भी उगोनिया या ओवा बनता नहीं है आगे इसके। बर्थ से पहले पहले बन गए जितने बनने थे, 6 से 8 लाख इन ईच ओवरी। ठीक है, अब एक फीमेल बच्चे का जन्म होता है, बर्थ होता है, पूरा चाइल्डहुड निकलता है उसका। जब प्यूबर्टी शुरू होती है तो उसकी हर एक ओवरी के अंदर 60,000 से 80,000 ओवा ही बचे होते हैं बस, बाकी सब के सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, कितने बचे होते हैं? 60,000 से 80,000, और बने कितने थे बर्थ से पहले पहले? 6 लाख से 8 लाख इन ईच ओवरी। तो इतना बड़ा डिस्ट्रक्शन होता है। अच्छा, उसके बाद पूरी जिंदगी में कितने ओवा काम आते हैं, ये मैच्योर हो पाते हैं? हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक ओवम मैच्योर होता है इन जनरल, कभी कभी 2, 4, 6 ऐसे भी मैच्योर हो जाते हैं, वो एक एक्सेप्शन केस है। आपने सुना होगा किसी को 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे पैदा हुए। उड़ीसा में अभी 2-4 साल पहले एक मदर को 6 बच्चों का मतलब उसने बर्थ दिया, उसको 6 बच्चों को पैदा किया। स्वीडन में एक लेडी को 10 बच्चे पैदा हो चुके हैं वन टाइम। ठीक है, वो एक एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। इन जनरल एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक ओवम मैच्योर होता है। क्लियर? और एक मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन की होती है? 28 डेज ऑन एन एवरेज। 24 दिन की भी हो सकती है, 32 दिन की भी हो सकती है, 36 दिन की भी हो सकती है, 40 दिन की भी हो सकती है, 22 दिन की भी हो सकती है। तो हम स्टैंडर्ड मान लेते हैं एक ऑन एन एवरेज 28 दिन की साइकिल है। तो 28 दिन की साइकिल होगी तो एक साल में कितनी साइकिल होंगी? 13, 12 से 13 मान लेते हैं, चलिए 13 मान लीजिए। और एक फीमेल की रिप्रोडक्टिव लाइफ शुरू कब होती है? 12 साल की एज के आसपास मान लो, 10 से 12 साल के बीच में शुरू हो जाती है। कभी 13 में भी होती है, कुछ में 10 साल से पहले भी शुरू हो जाती है। हम स्टैंडर्ड चीज़ें मान रहे हैं
हम एक्सेप्शन में नहीं जा रहे अभी फिलहाल। तो मान लीजिए 12 साल की एज में किसी फीमेल के अंदर रिप्रोडक्टिव लाइफ शुरू हुई और जनरली 45 से 55 साल में मीनोपॉज हो जाता है, जिससे उसकी रिप्रोडक्टिव लाइफ अब बंद हो चुकी है। हमने मान लिया एवरेज 50 साल, ये 52 साल मान लिया, 52 ईयर्स उसको मीनोपॉज हो गया, तो ऑन एवरेज हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब 52 ईयर्स में मीनोपॉज हुआ तो उसकी रिप्रोडक्टिव लाइफ कितने साल की रही? 40 ईयर्स, 40 साल रिप्रोडक्टिव लाइफ है। अब 40 साल में कितनी साइकिल हुई होंगी उसको? 13 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 520 है ना। ऑन एवरेज हमने मान लिया चलो 500 हो गई, तो कितने ओवा मैच्योर होंगे? 500 ओनली, ठीक। लेकिन ये 500 भी नहीं होते। एक प्रेगनेंसी जब होती है तो एक ओवा यूज हुआ, 9 मंथ तक प्रेगनेंसी रही, तो 9 मंथ तक कोई और ओवा नहीं आएगा, ठीक है। 3-4 महीने आगे भी नहीं आएगा, जिसको बोलते हैं लैक्टेशनल एमिनोरिया। मतलब ऑन एन एवरेज 12 ओवा का नुकसान हो गया, मान लेते हैं, मानने में क्या जा रहा है, मिनिमम 12 ओवा का नुकसान हो गया, ठीक है। तो और उसमें मान लीजिए 2 बार प्रेगनेंसी हुई, तो 24 ओवा कम हो गए, 500 में से 24 ये माइनस कर दीजिए, जितनी बार प्रेगनेंसी होगी इतनी बार 12 ओवा कम कर दीजिए, मिनिमम 12 से 13 होते हैं वैसे तो, और भी ज़्यादा हो सकते हैं, तो इतने ओवा कम हो जाएंगे। तो ऑन एन एवरेज पूरी ज़िंदगी में इतने ही ओवा यूज हुए जितने उसके बच्चे पैदा हुए, जितनी बार प्रेगनेंसी हुई। बाकी जो मैच्योर हुए वो भी तो बेकार जाते हैं ना, हर बार, हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में वो भी नष्ट हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो पूरी लाइफ में कितने ओवा यूज होते हैं? जितनी बार प्रेगनेंसी हुई। मैच्योर कितने हुए? जितनी रिप्रोडक्टिव लाइफ में मेंस्ट्रुअल साइकिल रही। क्लियर? इतनी बड़ी अमाउंट में प्रोड्यूस किए गए थे, मैच्योर बहुत कम हुए, यूज और भी बहुत कम हुए। ये डेटा समझ में आया आपको? ठीक है, तो ये सारा डेटा है। मेल में सिस्टम थोड़ा अलग है। फीमेल का सिस्टम, प्यूबर्टी जल्दी शुरू होती है, लेकिन एक लिमिट के बाद में वो खत्म भी हो जाती है उसकी रिप्रोडक्टिव लाइफ। मेल में जो प्यूबर्टी शुरू होने के बाद जब स्पर्म प्रोडक्शन शुरू होता है, लेकिन वो चलता रहता है टिल द एंड ऑफ लाइफ। हाँ, उसका रेट कम हो जाता है कि अर्ली एज में ज़्यादा स्पर्म प्रोडक्शन होता है, जैसे जैसे एज एडवांस होती जाती है स्पर्म प्रोडक्शन कम होता चला जाता है। क्लियर? आते वापस इस पे, तो हम पढ़ते हैं रोल एफएसएच का और एलएच का, मेल में और फीमेल में। ठीक है, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ये एक तरह का ग्लाइकोप्रोटीन है। कौन सा प्रोटीन है? ग्लाइकोप्रोटीन। जब आप हार्मोन वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, केमिकल कोऑर्डिनेशन, तो उसमें आपके हार्मोन्स की केमिकल नेचर भी याद रखनी पड़ेगी, कौन सा हार्मोन क्या है। तो हार्मोन क्या हो सकते हैं? प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, लार्ज पेप्टाइड, स्मॉल पेप्टाइड, दे में भी अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स। कुछ कुछ हार्मोन है ना अमाइनो एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं, जैसे अभी मैंने नाम लिया था डोपामाइन, ये भी डेरिवेटिव है। थायरोक्सिन, ये भी डेरिवेटिव है। एक ये अमाइनो एसिड का नाम है उसका टायरोसिन। टायरोसिन एक अमाइनो एसिड है, उसी से बना होता है डोपामाइन भी, एडिनेलिन, नोरेडिनेलिन और थायरोक्सिन, सब उसी के डेरिवेटिव है। तो ये किसी अमाइनो एसिड के डेरिवेटिव हो सकते हैं या स्टेरॉइड हो सकते हैं, स्टेरॉइड डेरिवेटिव्स, जैसे विटामिन डी हार्मोन, कोर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन और गोनेट्स के निकलने वाले सारे हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन्स, ये सब के सब ये स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं। वो पढ़ाएंगे बाद में जब रोल ऑफ हार्मोन्स या उनकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ाएंगे आपको। एनीवे, एफएसएच, इसका काम पहले पढ़ते हैं हम, फर्स्ट पार्ट इन मेल्स। मेल्स में कहाँ काम करता है? तो आपको याद होगा मैंने आपको टेस्टिस का एक ट्रांसफर सेक्शन समझाया था, याद है? टेस्टिस को अगर काटें तो एक टेस्टिस में 200 से 250 चैम्बर्स होते हैं, जिनको बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्स या टेस्टिकल्स, ठीक है, या टेस्टिकुलर लोब्यूल्स भी बोलते हैं उनको। और हर एक लोब के अंदर 1 से 3 कॉइल्स होती हैं सेमानिफेरस ट्यूब्यूल्स की, वो कॉइल हम यहाँ पे शो कर रहे हैं। एक कॉइल ये हो गई, एक कॉइल ये है, और ऐसे एक कॉइल ये है, ठीक है। इसमें सेल्स होती हैं 2 तरह की सेल्स,
ये है सर्टोली सेल्स। और एक और सेल्स होती हैं इसमें जिनको बोलते हैं जर्मिनल सेल्स की जर्म सेल्स या स्पर्मेटोगोनिया। हम एक में दिखा दे रहे हैं इसको, ठीक है। बाकी यहाँ पे ब्लड वेसल्स हैं, और एक और सेल्स होती हैं जिनका नाम है लिडिक सेल्स। ये इनको बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स, ये बीच में पाई जाती हैं। और इसके चारों तरफ होता है टिश्यू, फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ पे फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है काफ़ी सारा, कोलेजन फाइबर्स होते हैं ये, ठीक है। ये है इसमें सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और इसमें जो सेल्स हैं ये भी दो तरह की सेल्स हैं। एक तो होती हैं जर्म सेल्स, जिनको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। और एक होती है इसमें सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स के कई सारे नाम हैं, इनके सस्टेंटिकुलर सेल्स भी बोलते हैं, इनको नर्स सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये किसके नाम है? सर्टोली सेल्स के, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया को जर्म सेल्स भी बोल देते हैं। तो जो एफएसएच हार्मोन है जब रिलीज होता है मेल्स के अंदर, तो ये हार्मोन ब्लड में पहुंचता है और ब्लड के थ्रू पहुंचता है ये सेमानिफेरस ट्यूब्यूल्स में, और इसका एक्शन होता है सर्टोली सेल्स पर। तो एफएसएच हार्मोन स्टिमुलेट्स सर्टोली सेल्स, सर्टोली सेल्स को स्टिमुलेट करता है और वहां से कुछ फैक्टर रिलीज होते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट मैं यहां नोट कर रहा हूं, देखिए एफएसएच स्टिमुलेट्स सर्टोली सेल्स of seminiferous tubules of testis and Sertoli cells secrete following फैक्टर्स। ये कुछ फैक्टर सिक्रेट करना शुरू कर देती है, ठीक है। और वो फैक्टर्स कौन से ये मैं अभी आगे बताता हूँ आपको। इस फिगर पे वापस आएंगे हम एक बार अभी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या क्या सिक्रेट करते हैं? नंबर 1 ABP, पहला फैक्टर है ABP, बताओ इसका नाम। एंटीजन बाइंडिंग प्रोटीन या कुछ और?
सोफिया, तुम बताओ। अमन, तुम बताओ। अमान, इसका पूरा नाम है एंड्रोजन बाइंडिंग, यही मैं आपको याद दिलाना चाह रहा था। बाइंडिंग प्रोटीन, ये क्या काम करती है अभी समझाएंगे इसको, ठीक है। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। दूसरा फैक्टर नंबर 2, एंटी मुलेरियन फैक्टर या एंटी मुलेरियन हार्मोन। एंटी मुलेरियन फैक्टर या एंटी मुलेरियन हार्मोन, इसी को AMH या AMF बोलते हैं, ठीक है। अब इसका क्या रोल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका, पहले लिख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद एक एक का रोल बताते जाएंगे आपको। नंबर 3, एरोमेटेज, इसका कोई नाम NCERT में नहीं लिखा है, ठीक है, याद रखना इस बात को। काम क्या है ये मैं आपको समझा दूंगा अभी। नंबर 4, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ, जो स्पर्म डेवलप हो रहे हैं उनको न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करती हैं। नंबर 5, इनहिबिन, ये एक हार्मोन है, ये भी एक तरह का हार्मोन है और ये भी एक तरह का हार्मोन है। इनहिबिन एक हार्मोन है जो FSH के सिक्रेशन को इनहिबिट कर देता है, ठीक है। ये अभी 5 का रोल समझ लीजिए, और भी काम है इसके। सर्टोरी सेल्स के फंक्शन हम सर्टोरी सेल्स के साथ डिस्कस करेंगे, बहुत सारे, एक दो नहीं है, ये तो 5 मैंने कॉमन से लिख दिए, जो आपको उसमें से भी 4 आपको तो पता होंगे थोड़े बहुत, इसका रोल आपको नहीं पता बिल्कुल भी, ठीक है, इसका रोल हम बाद में समझाएंगे। अब एक एक का रोल समझिए। पहले एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है, एंड्रोजन बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन को। हम पिछली फिगर पे आए एक बार, देखिए ये जो सर्टोरी सेल्स के ये जो बीच बीच में है जिनको बोलते हैं लिडिक सेल्स, लिडिक्स सेल्स, या इन्हीं को बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स। LH हार्मोन जो होता है, FSH का काम तो हुआ सर्टोरी सेल्स पे एक्शन करना, जबकि LH हार्मोन का काम होता है इंटरस्टिशियल सेल्स या लिडिक सेल्स पे अटैक करता है और इस पे इसको स्टिमुलेट करता है, और ये सेल्स रिलीज करती हैं एंड्रोजेंस। एंड्रोजेंस बोले तो मेल सेक्स हार्मोन्स, और मेल सेक्स हार्मोन्स ऐसे तो कई सारे हैं, 5-6 से भी ज़्यादा होते हैं, लेकिन मेनली होता है उसमें टेस्टोस्टेरोन। क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन, उसको मेन एंड्रोजन कहा जाता है। क्लियर? तो यहां से तो रिलीज होगा टेस्टोस्टेरोन, और इसने रिलीज किया एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन ABP। अब ABP का रोल क्या होता है? ABP हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को बाइंड करता है,
और बाइंड करने के बाद सेमानिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर इकट्ठा कर देता है, स्टोर कर देता है। ठीक है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन नाम ही बड़ा उसका। एंड्रोजन का मतलब टेस्टोस्टेरोन, उसको बाइंड करके उसकी कंसंट्रेशन, ये सांद्रता कहां बढ़ा देता है? सेमानिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। और ये टेस्टोस्टेरोन इन जर्म सेल्स को स्टिमुलेट करके स्पर्म प्रोडक्शन बढ़ाता है। ठीक है, तो स्पर्म प्रोडक्शन बताइए एफएसएच करवाता है या टेस्टोस्टेरोन? सोचो जरा एक बार। टेस्टोस्टेरोन करवाता है। टेस्टोस्टेरोन नहीं होगा स्पर्म नहीं बनेंगे। लेकिन टेस्टोस्टेरोन खूब हो, एफएसएच ना आए, तो क्या स्पर्म प्रोडक्शन हो सकता है? नो। व्हाई? क्या टेस्टोस्टेरोन को स्टिमुलेट नहीं करता एफएसएच? सर्टोइड सेल्स को स्टिमुलेट करता है, जिससे बनता है एबीपी, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। और जब तक एबीपी नहीं है तब तक टेस्टोस्टेरोन का रोल जर्म सेल्स पे नहीं होगा। इसकी दोनों का इंपॉर्टेंट रोल है। एफएसएच के बिना टेस्टोस्टेरोन काम नहीं करेगा और टेस्टोस्टेरोन के बिना एफएसएच काम नहीं करेगा। क्लियर? तो एफएसएच स्टिमुलेट करता है सर्टोली सेल्स को, जिससे स्टिमुलेट होने के बाद रिलीज होता है एबीपी, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। और एलएच हार्मोन स्टिमुलेट करता है लिडिक सेल्स को, जिससे रिलीज होता है टेस्टोस्टेरोन। एबीपी टेस्टोस्टेरोन को बाइंड करता है और उसकी कंसंट्रेशन सेमानिफेरस ट्यूब्यूल्स में बढ़ा देता है। और ये टेस्टोस्टेरोन स्टिमुलेट करता है जर्म सेल्स को, जिससे स्पर्म प्रोडक्शन या स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, जिससे स्पर्म बनते हैं। क्लियर? रोल समझ में आया? एबीपी का रोल क्या हुआ? एबीपी का रोल है टेस्टोस्टेरोन को बाइंड करना और उसकी कंसंट्रेशन सेमानिफेरस ट्यूब्यूल्स में बढ़ा देना, ताकि टेस्टोस्टेरोन इन जर्म सेल्स या स्पर्मेटोगोनिया को स्टिमुलेट कर सके स्पर्म बनाने के लिए। क्लियर? कोई डाउट किसी को? यहां पे कंफ्यूजन खत्म? आवाज नहीं आ रही। कंफ्यूजन खत्म? कॉन्सेप्ट क्लियर? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। क्लियर? यही पॉइंट आपको एज इट इज याद रखने हैं। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है? और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, कहीं गड़बड़ चल रही है, तो अगले ही पल भूल जाएंगे आप। इसलिए हर चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो पहला रोल था एबीपी का। एबीपी का काम है टेस्टोस्टेरोन को बाइंड करके सेमानिफेरस ट्यूब्यूल्स में इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाना। और अब टेस्टोस्टेरोन का काम होता है स्पर्म प्रोडक्शन करवाना। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कैसे करवाता है वो। इतना रोल समझ में आना चाहिए था आपका। एएमएफ, एंटी मुलेरियन फैक्टर, क्या कभी इसका नाम आपने सुना है? नहीं सुना? तो अब सुनिए और कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए ध्यान से। आपका फोकस मेरी तरफ होना चाहिए 100%। राहुल सुनो। अब देखिए, मेल और फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो अलग अलग नेचर के दिखते हैं हमें। मेल में ओवरी नहीं होती, फीमेल में ओवरी होती है। मेल में टेस्टिस है, फीमेल में टेस्टिस नहीं होते। मेल में जो फेलोपियन ट्यूब होती है नहीं है, फीमेल में फेलोपियन ट्यूब बनती है, यूट्रस बनता है, वेजाइना बनती है, सर्विक्स बनती है। दुनिया भर के जो सेकेंडरी सेक्सुअल डक्ट्स हैं वो सब दिखती हैं, एक्सेसरी डक्ट जिनको बोलते हैं। मेल में ऐसा नहीं होता। लेकिन ये बात जहन नशीन कर लीजिए अच्छे से, मेल और फीमेल दोनों में रिप्रोडक्शन से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जब बनने शुरू होते हैं तो एक डक्ट बनती है जिसका नाम है मुलेरियन डक्ट। कौन सी डक्ट? मुलेरियन डक्ट। इस मुलेरियन डक्ट से फीमेल में बनता है यूट्रस, सर्विक्स, अपर पार्ट ऑफ वेजाइना, फेलोपियन ट्यूब्स। या मेल में ऐसा बनता है? जबकि मेल में भी तो मुलेरियन डक्ट डेवलप हो रही है। लेकिन मेल में जैसे ही टेस्टिस बनते हैं, उन टेस्टिस से रिलीज होता है एएमएफ। और ये एएमएफ मुलेरियन डक्ट के डेवलपमेंट को रोक देता है। ठीक है? तो एएमएफ इनहिबिट्स डेवलपमेंट ऑफ मुलेरियन डक्ट इन मेल्स। इसलिए मेल के अंदर फेलोपियन ट्यूब्स, यूट्रस, सर्विक्स या वेजाइना वगैरह डेवलप नहीं होते। क्लियर? क्या ऐसा पॉसिबल है कि एएमएफ अगर मेल में रिलीज ना हो तो उसमें सिस्टम डेवलप हो? यस, ये हो सकता है। और ऐसे बहुत सारे केसेस में देखा गया है। कुछ ऐसे लोग देखे गए हैं
जिनको ट्रांसजेंडर की कैटेगरी में रख दिया जाता है, सारे ट्रांसजेंडर एक जैसे नहीं होते। कुछ ऐसे लोग भी हैं जहां मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ साथ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी पाया गया है, यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब जैसे डेवलप हुए उनमें, क्योंकि मुलेरियन ड्रग तो बनती है ना। तो ऐसे कितने सारे केसेस देखे हैं जहां पे ऐसा पॉसिबल है, अगर एएमएफ रिलीज ना हो या इसका इफेक्ट बहुत कम हो तो ऐसा हो सकता है। और इसके अपोजिट समझिए, एएमएफ हार्मोन अडल्ट में काम नहीं करता यूजुअली, अडल्ट में इसका रोल नहीं है, इसका रोल तो खत्म हो चुका काफी हद तक। कब? ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जब एम्ब्रियो बन रहा था, फीटस बन रहा था, तो तभी तो इसका रोल था। मुलेरियन ड्रग को रोकना इसकी जिम्मेदारी थी, वो इसने निभा दी। अब अडल्ट में इसका बहुत बड़ा रोल नहीं है। अगर अडल्ट में भी एएमएफ हार्मोन रिलीज होता है तो वो उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के डेवलपमेंट को रोकने लगता है। सब कुछ नॉर्मल भी है, उसके बावजूद भी स्पर्म प्रोडक्शन को कम कर देगा। फीमेल्स में भी रिलीज हो जाता है, और ये फीमेल्स के अंदर भी oogenesis को इनहिबिट कर सकता है, LH FSH हार्मोन को इनहिबिट कर सकता है, ये इनहिबिटरी पार्ट है। तो सब कुछ नॉर्मल डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन एएमएफ हार्मोन का अगर सिक्रेशन ज़्यादा है या एक लिमिट को क्रॉस कर चुका है, तब ये हार्मोन उसको रिप्रोडक्टिवली इनफर्टाइल बना सकता है, उस पर्सन को, मेल हो या फीमेल हो। क्लियर? तो बाद में भी इसका रोल होता है। ये बात समझ में आ गई आपको? इसका नाम आपको एनसीईआरटी वगैरह में मिल जाएगा। लेकिन ये जो नाम है एरोमेटेज, ये नाम आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। इसका रोल मैं बता दूं आपको। आपको ये जान के बहुत ताज्जुब होगा कि जो एरोमेटेज एक एंजाइम होता है बेसिकली, जो रिलीज होता है टेस्टिस से, सर्टोली सेल से। इसका काम क्या होता है? वो इसके साथ साथ शुरू होता है, इसके साथ, एबीपी के साथ। कैसे? एबीपी जो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन है, वो टेस्टोस्टेरोन को बाइंड करके कहाँ लाता है? सर्टोली सेल्स में, ये सॉरी यहाँ सेमानिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। और अब जो एरोमेटेज है, इस टेस्टोस्टेरोन को कन्वर्ट करता है एस्ट्रोजन में, मेल के अंदर फीमेल हार्मोन। कहाँ कहाँ कन्वर्ट हो रहा है? सेमानिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। और असल में एस्ट्रोजन स्टिमुलेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस, ना कि टेस्टोस्टेरोन डायरेक्टली। कंफ्यूजन? वास्तव में तो ऐसा होता है, लेकिन ये डिस्कशन आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। मैंने बताया था ये एनसीईआरटी का पॉइंट नहीं है। आपको याद तो यही रखना है कि टेस्टोस्टेरोन स्टिमुलेट करता है स्पर्म प्रोडक्शन। लेकिन कोई बच्चा है 12th में है, उसको ओलंपियाड वगैरह देना है, किसी हायर और कंपटीशन में जाना, तो ये उसको याद रखना चाहिए कॉर्नर ये पॉइंट का, कि एरोमेटेज टेस्टोस्टेरोन को सेमानिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर एस्ट्रोजन में कन्वर्ट करता है, और ये एस्ट्रोजन असल में जर्म सेल्स को स्टिमुलेट करके स्पर्म बनवाता है, स्पर्म प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। क्लियर? ये किसका रोल है? एरोमेटेज का। क्लियर? देखिए, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये सब के सब स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं, और ये इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, आपस में एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं। आपने सुना है कभी ऐसा कि कोई स्पोर्ट पर्सन थे और वो स्टीरॉयड हार्मोन्स लेते थे अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए या अपनी परफॉर्मेंस को हाई करने के लिए, और उनमें जेंडर चेंज होने लगा, फीमेल में दाढ़ी मूछें आने लग गई, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट नहीं हो पाया, या रिप्रोडक्टिवली इनफर्टाइल होने लग गए, मेल के अंदर ब्रेस्ट डेवलप होने शुरू हो गए, वॉइस चेंज होने लग गई, ऐसी बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्टेरॉइड जब हम लेते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि स्टेरॉइड वही सीधे सीधे काम करेगा जैसा आपने चाहा है। बॉडी में पहुंचा है, वो कन्वर्ट हो सकता है उल्टी सीधी फॉर्म में, और जब भी ऐसा हुआ, स्टेरॉइड के कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हुई, कन्वर्जन उल्टा पुल्टा हो गया, तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट कर सकता है। मेल में फीमेल हार्मोन्स ज़्यादा और फीमेल में मेल हार्मोन्स ज़्यादा, जिससे उसके रिप्रोडक्शन डिस्टर्ब हो सकता है, रिप्रोडक्टिव साइकिल खराब हो सकती है, और उसके सेकेंडरी सेक्सुअल फीचर्स बदल सकते हैं। ठीक है? एक और मजे की बात बताएं आपको। छोटे बच्चे जो होते हैं पैदा होने के बाद 1 से 2 साल तक के, अगर हम उनको एक जैसे कपड़े पहनाएं तो हम उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि मेल है फीमेल, बच्चा है या बच्ची है। एक जैसे ही लगते हैं, ऑलमोस्ट एक जैसे होते हैं, थोड़ा बहुत नक्शे में, उनके नाक के साइज में और उसके शेप में थोड़ा डिफरेंस होता है, लेकिन लगभग एक जैसे दिखते हैं। बाल वैसे ही कटाव उनके, और कपड़े एक जैसे बना दो, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, 4-5 साल इसके आसपास होते हैं, तब उनमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं आप चेहरे से, उनकी बोलचाल से, उनके हाव भाव से, उनकी एक्टिविटी से। ठीक है? लड़कों में
बदमाशी शुरू हो जाती है, एक्टिवली ज़्यादा होते हैं और झगड़े फसाद करना शुरू कर देते हैं, मार काट ये। उनके खिलौने भी अलग होते हैं ना, उनके पिस्टल, बंदूक, ट्रैक्टर, बस ऐसे होते हैं। लड़कियों के खिलौने सॉफ्ट नेचर के, गुड़िया, ये इस तरह के होते हैं। वो अलग बात है इत्तेफाक से कि कोई लड़की है वो लड़कों के साथ खेलती है तो वो पिस्टल ले लेगी, आराम से चलाएगी, उसी से खेलेगी। लेकिन इन जनरल वो थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर होता है उनके अंदर, ऐसे खिलौने होते हैं, गुड़िया गुड्डे वगैरह होते हैं, ठीक है। और वॉइस भी थोड़ी चेंज होती है, नेचर भी थोड़ा सा अलग होता है उनसे, सॉफ्ट नेचर होता है। एग्रेसिव भी हो सकते हैं, अलग बात है, लेकिन इन जनरल वो नॉर्मल होता है। तो ऐसा क्यों होता है? अभी प्यूबर्टी तो शुरू नहीं हुई है, टेस्टोस्टेरोन तो आ नहीं रहा है उसमें, ऐसा गोनेट्स काम नहीं कर रहे हैं, फीमेल में भी मेल में भी। तो ऐसा क्यों होता है? एक ग्लैंड है एड्रिनल ग्लैंड, नाम सुना है? कहाँ पाई जाती है? किडनी के ऊपर। उसके दो पार्ट, एड्रिनल मेड्यूला और इनर कॉर्टेक्स। एड्रिनल मेड्यूला से दो हार्मोन, एड्रिनलिन, नोरेड्रिनलिन, इमरजेंसी हार्मोन आते हैं। और एड्रिनल कॉर्टेक्स से तीन हार्मोन, कोर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन, एल्डोस्टेरोन सॉल्ट बैलेंस करने के लिए, और सेक्स हार्मोन्स तीसरे, वो वहीं से आते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स ग्लैंड से, मेल में भी फीमेल में भी। बिफोर प्यूबर्टी ये हार्मोन सिक्रेट होते हैं थोड़े थोड़े, कहाँ से? एड्रिनल ग्लैंड से। क्लियर? प्यूबर्टी पे भी होते, बाद में भी होते, लेकिन उस टाइम जो सिर्फ सोर्स एक ही है, एड्रिनल ग्लैंड। और उनकी नेचर में चेंज आने शुरू हो जाते हैं, उनकी हाव भाव, उनका एग्रेसिवनेस या उनकी जो बॉडी के पार्ट्स का डेवलपमेंट वो थोड़ा डिफरेंट होने लग जाता है ड्यू टू दीज हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम एड्रिनल कॉर्टेक्स ग्लैंड। क्लियर? चलिए वापस आते हैं। तो एरोमेटेज का रोल समझ में आ गया आपको क्या है? ठीक है। और अब बात करते हैं न्यूट्रिशन की। तो जो सर्टोली सेल्स हैं, एफएसएच के एक्शन से वो थोड़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं और वो न्यूट्रिएंट्स रिलीज करना शुरू कर देती हैं। और ये न्यूट्रिएंट्स, सर्टोली सेल्स के जो न्यूट्रिएंट्स हैं, डेवलप होने वाले स्पर्म्स को न्यूट्रिशन देते हैं और वो ग्रो करते हैं। साइज में चेंज आता है, उनकी शेप में चेंज आता है, पूंछ डेवलप होती है, बहुत कुछ चेंज हो जाता है। एक स्पर्मेटोगोनिया है, वो स्पर्मेटोजेनेसिस में पूरा समझाएंगे आपको। तो ये उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे फंक्शन है, और एक फंक्शन है इसका इनहिबिन रिलीज करना। क्या रिलीज करना? इनहिबिन एक हार्मोन है। जैसे जैसे एफएसएच का लेवल बढ़ता है तो इनहिबिन का लेवल भी बढ़ेगा, और जैसे जैसे इनहिबिन का लेवल बढ़ता है ये एफएसएच के सिक्रेशन को कम करना शुरू कर देता है। तो इनहिबिन इनहिबिट्स द सिक्रेशन ऑफ एफएसएच हार्मोन। कैसा फीडबैक? पॉजिटिव के नेगेटिव? नेगेटिव फीडबैक। ठीक है, क्लियर? तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में नेगेटिव फीडबैक का बहुत बड़ा रोल है। सब ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड है सिस्टम, ऐसे नहीं कि एक बार एफएसएच शुरू हो गया तो रोक ही नहीं रहा है, आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है कि एफएसएच बहुत हो गया अभी इसको रोको। नो, उसके लिए ब्रेक खुद ही बने हुए ऊपर से। जैसे एफएसएच बढ़ेगा और जैसे एक थ्रेशोल्ड वैल्यू को क्रॉस करना शुरू करता है, थोड़ी सी वैल्यू ज्यादा हो रही है, इनहिबिन उसको रोक देता है, इनहिबिट्स सिक्रेशन ऑफ एफएसएच। क्लियर? ये एक नेगेटिव फीडबैक है। तो ये तो रोल हुआ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैं आपको बता दूं इसका एक और रोल, हार्मोन्स का जो ऑटोमेटिक कंट्रोल है। ठीक है, वो मैं आपको समझा दे रहा हूं। देखिए वहीं से आते हैं वापस। प्यूबर्टी शुरू हुई, प्यूबर्टी पे हाइपोथैलेमस ने रिलीज किया जीएनआरएच। जीएनआरएच किसके पास पहुंचा? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, जहां से रिलीज हुए दो हार्मोन्स, एक एफएसएच, दूसरा एलएच। देखिए मेल में एलएच का एक नाम और भी है, ICSH। बताओ हार्दिक, इसका नाम?
अमन, कोई भी? ये आपने पढ़ा है, 12वीं कक्षा पास करके आए हो आप लोग। जो नहीं किए हैं, तुम तो 12वीं में हो या 11th में हो, कोई बात नहीं, पढ़ोगे आगे इसको। करेक्ट। सेल का नाम भी लेंगे आप, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका दूसरा नाम, मेल के अंदर बोलते हैं ऐसा, क्योंकि फीमेल में इंटरस्टिशियल सेल्स नहीं होते, मेल में तो होते हैं ना, इसलिए इसका एक नाम ये भी होता है। चलिए इनका रोल पढ़ते हैं। इसका एक्शन होगा टेस्टिस के सर्टोली सेल्स पर। सर्टोली सेल्स ऑफ टेस्टिस, जहां से रिलीज होंगे क्या क्या? इनहिबिन, एबीपी, एएमएफ, एरोमेटेज, एटसेट्रा एटसेट्रा। और एलएच का काम किस पे होता है? नाम बताओ जल्दी से, अभी तो बताया था। लिडिक सेल्स ऑफ टेस्टिस, जहां से रिलीज होता है एक हार्मोन जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, या कॉमनली बोल देते हैं एंड्रोजेंस, ब्रैकेट में लिख देंगे टेस्टोस्टेरोन। ठीक है। अब यहां पे एबीपी का रोल होता है इसको बाइंड करना। ठीक है। टेस्टोस्टेरोन स्टिमुलेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस। कैसे करता है वो मैंने समझा दिया आपको, यहां पे भी और समझा देते हैं आपको। देखिए, एंड्रोजन को बाइंड करेगा एबीपी, और इसने कहां पहुंचाया? सेमानिफेरस ट्यूब्यूल्स में। और इसने जर्म सेल्स को स्टिमुलेट किया, जिससे बने स्पर्म्स, ये स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, अलोंग विद एरोमेटेज। ये मैं आपको यहां चार्ट में नहीं लिख रहा हूं। साथ ही साथ टेस्टोस्टेरोन मेल के जितने सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं और सेकेंडरी सेक्सुअल फीचर्स हैं, उन सबको डेवलप करता है। ठीक है। सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स में टेस्टिस तो होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। टेस्टिस के अलावा जितने भी हैं, जैसे इजैकुलेटरी डक्ट, सेमानिफेरस ट्यूब्यूल्स के साथ साथ वो आती हैं इसमें, वासा इफ्रेंशिया, वासा डिफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, सेकेंडरी सिस्टम जितने भी है, स्क्रोटम और पेनिस, ये सारे स्ट्रक्चर्स डेवलप करता है, इसके इफेक्ट से डेवलप होते हैं। ये सेकेंडरी सेक्सुअल फीचर्स कहलाते हैं, सॉरी सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स। सेकेंडरी सेक्सुअल फीचर्स क्या है? मेल का जैसे एग्रेसिवनेस, दाढ़ी मूछें निकलना, मसल्स का ज़्यादा डेवलपमेंट होना, हड्डियां भारी होना, ये सारी चीज़ें जो है सेकेंडरी सेक्सुअल फीचर्स में आती हैं। भारी आवाज़ होना, फीमेल्स की आवाज़ और मेल की आवाज़ में डिफरेंस होता है। बचपन में सबकी वोकल कॉर्ड एक जैसे हैं, ऑलमोस्ट सबकी आवाज़ एक जैसी होती है, लेकिन जैसे ही टेस्टोस्टेरोन रिलीज होना शुरू होता है, मेल की वॉइस चेंज होना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि टेस्टोस्टेरोन मेल के जो वोकल कॉर्ड्स है लैरिंग्स के अंदर, उनको मोटा और लंबा कर देता है। ठीक है, वोकल कॉर्ड्स मोटे हुए, आवाज़ भारी हो गई। आपने कभी गिटार देखा है? गिटार, गिटार तो देखा ही होगा, सुना होगा, टीवी पे देख लिया होगा, मोबाइल पे कहीं ना कहीं देखा होगा। तो उसके में जो स्ट्रिंग्स होते हैं ना, ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर सबसे मोटा होता है, जैसे नीचे जाएंगे और पतला और पतला और पतला नीचे से। तो ऊपर की जब आप उसको बीट करोगे ना आप, डम डम ऐसी आवाज़ आएगी। और सबसे नीचे जो होता है, पिन पिन की आवाज़ आती है। क्यों? क्योंकि बहुत बारीक है वो, और बहुत टाइट भी होता है, तो वो श्रिल हो जाती है आवाज़, बहुत बारीक आवाज़, फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा, वेवलेंथ बहुत कम हो जाती है उसकी। जबकि जो भारी आवाज़ है उसकी फ्रीक्वेंसी कम है, वेवलेंथ ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ऐसे मेल की वॉइस जो होती है कैसी होती है? ग्रेव, भारी आवाज़। बताइए फ्रीक्वेंसी या पिच ज़्यादा होगा कि कम? लो पिच, लो पिच, पिच बहुत ज़्यादा होता है, वो बहुत कम होता है, लो पिच वॉइस कहलाते हैं इसको। और फीमेल की जो होती है पिच, हाई पिच वॉइस, श्रिल, बारीक आवाज़। और अच्छा बताओ, दोनों साथ साथ चिल्लाएं, जो एक साथ, एक मेल और एक फीमेल, एक भाई एक बहन एक साथ के पैदा हुए, तो किसकी आवाज़ दूर तक जाएगी? फीमेल की कि मेल की? फीमेल की। क्यों? हाई पिच्ड है,
तो उसमें डेविएशन कम होता है। ऐसा समझिए जैसे मेल की आवाज तो है ये, और फीमेल की आवाज ये है। खराबी आने के चांस किसमें ज्यादा? इसमें बड़ी बड़ी वेवें कहीं भी टकरा के खराब हो जाएंगी। इसलिए या आपने देखा होगा ना, जितने भी अनाउंसमेंट्स होते हैं, चाहे वो रेलवे स्टेशन पे हो या जहां एरोप्लेन रुकते हैं आके एयरपोर्ट पे, वहां भी टेलीफोन पे होने वाले अनाउंसमेंट्स, आप जब कोई को फोन करोगे उसका फोन नहीं लग रहा तो एक आंटी जी बोलती हैं उस पर, ठीक है, बीएसएनएल को छोड़ के, बीएसएनएल में अंकल जी बोलते हैं आपकी कॉल नहीं हो सकती, ठीक है। जबकि एयरटेल है, जितने भी बाकी जितने भी ये है सिस्टम, इनमें एक फेमिनिन वॉइस में होता है। तो उसका रीज़न है, रीज़न क्या है कि फीमेल की वॉइस बिना डेविएशन के दूर तक क्लियर सुनी जा सकती है, और मेल की वॉइस भारी है, वेव बड़े बड़े वेव्स हैं, कहीं भी डेविएट हो जाते हैं खराब, ज़्यादा दूर की बात सुनाई नहीं देंगे। जैसे आपने रेलवे स्टेशन पे गए होंगे तो देखा होगा आंटी जी बोलती रहती हैं यात्रीगण कृपया ध्यान दें, डुंग डुंग डुंग, और उसके बाद वो बताती हैं कि ये ट्रेन इतनी लेट है। अक्सर ये सुनने के आदी हो चुके हैं हम लोग, इंडिया में रहते हैं। जबकि मान लो उसकी जगह कोई मेल वॉइस भारी आवाज़ होती है अमरीशपुरी की, वो ये कहते यात्रीगण कृपया ध्यान दें, तो जो पास में खड़ा हुआ है स्पीकर के वो तो क्लियरली सुन पाता, दूर खड़े हुए को तो लगता है ना कोई बादल गरज रहे, आवाज़ ही समझ में नहीं आएगी क्योंकि इतना डेविएशन उसमें हो जाता है। एनीवे ये सारे चेंजेस आते हैं। ये तक तो नॉर्मल बात पढ़ी है आपने। अब हम करते हैं कुछ उल्टी सीधी बात। यहाँ पे उल्टी सीधी बात ये है, उल्टी सीधी बात ये है कि इनहिबिट का काम क्या है? ये उल्टी बात हो गई, जिसकी वजह से आया उसी को इनहिबिट कर दिया। एफएसएच की वजह से तो इनहिबिन रिलीज हुआ और उसी को इसने इनहिबिट कर दिया। नेचुरल कंट्रोल, ऑटोमेटिक कंट्रोल, एफएसएच को कम करने के लिए। ये औकात से ज्यादा नहीं रहना चाहिए, ये बता देता कि बस बहुत हो गया, इससे ज्यादा नहीं आना आपको, इससे ज्यादा नुकसान कर देंगे। अब टेस्टोस्टेरोन की बात करते हैं। टेस्टोस्टेरोन बहुत अच्छा हार्मोन, स्पर्म प्रोडक्शन बढ़ा रहा है, मेल के अंदर मस्कुलर डेथ और डेवलपमेंट, बोन का डेवलपमेंट बहुत अच्छे से करवाता है, ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होता है इससे, ठीक है। लेकिन एक लिमिट के बाद में गड़बड़ करता है। हाँ, जब भी टेस्टोस्टेरोन एक थ्रेशोल्ड वैल्यू के पास में आ जाता है तो टेस्टोस्टेरोन का काम है इट इनहिबिट्स दो जगह इनहिबिशन करता है। इट इनहिबिट्स एलएच और आईसीएसएच सिक्रेशन फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड एज वेल एज इट इनहिबिट्स जीएनआरएच। तो आप सोच के बताएं कि टेस्टोस्टेरोन क्या एफएसएच को इनहिबिट करेगा या नहीं करेगा? पक्का? यस, ये सोचना था आपको। मैं आपको हर बार सोचने पे मजबूर करूंगा ताकि आप अपने ब्रेन का इस्तेमाल करें, ऐसे खाली बैठे बैठे से काम नहीं चलेगा। तो टेस्टोस्टेरोन आईसीएसएच को तो इनहिबिट करता ही है, बट इट इनहिबिट्स जीएनआरएच फ्रॉम हाइपोथैलेमस एंड देयरबाय इनहिबिट्स बोथ एलएच एंड एफएसएच, दोनों को इनहिबिट करता है बराबर बराबर, ठीक है। तो इसलिए अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल एक थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज्यादा बढ़ गया तब क्या होगा? तब कुछ नहीं होगा, सारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम खराब हो जाएगा, ठीक है। अब आपको एक मजेदार पॉइंट बताएं। अगर कुछ लोगों में टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम रहने की वजह से स्पर्म प्रोडक्शन कम होता है, जैसे कोई पर्सन है 28 साल का कोई आदमी है, उसको लगता है कि उसका स्पर्म प्रोडक्शन कम हो रहा है और स्पर्म का जो काउंट है वो कम है, फर्टिलिटी के लायक नहीं है, ठीक है, फर्टिलिटी के लायक नहीं है, तब उसको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। इत्तेफाक से गली मोहल्ले में एक झोला छाप डॉक्टर बैठे, ठीक है, झोला छाप समझते हो आप, इंग्लिश में बोलते हैं क्वैक, हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज करते हैं, क्वैक है कोई झोला छाप डॉक्टर। अब ये झोला छाप ने किसी सेक्सोलॉजिस्ट के पास जाके कुछ दिन कंपाउंडरशिप की, साल 2 साल 2-4 साल, उसके बाद रहा, उसको पता लग गया कि टेस्टोस्टेरोन का अगर डोज बढ़ा दें तो स्पर्म प्रोडक्शन बढ़ जाता है। आपको पता है जो झोला छाप डॉक्टर से ठीक होके आते हैं ना पेशेंट, वो अच्छे डॉक्टर से ठीक होने के चांस बहुत कम होते हैं उसके। रीज़न पता है क्यों? झोला छाप डॉक्टर पेल के एंटीबायोटिक देते हैं हाई डोज। जैसे आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाओगे, उसको पता है आपका इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है, तो आप बीमार हो तो आपको पहली बात तो जल्दी दवा नहीं देगा, वो बोले ये करो वो करो, कुल मिला के दवा से मेडिसिन से थोड़ा दूर रहो, और ज़रूरी है बहुत ज़्यादा तो हल्की डोज लिखेगा आपको।
अब मान लीजिए पहले तो बचपन से लेकर अब तक आप एक झोला छाप डॉक्टर से इलाज करवाते आए हैं जो आपको हैवी डोज देता आया पहले से ही। अब अच्छे डॉक्टर के पास चले गए, मैंने कह दिया था कि वो MBBS डॉक्टर है, MD कर रखी है, उसके पास जाओ, वो आपका ख्याल रखेगा। अच्छा, आप चले गए मेरी बात मान के। अब उसने एक हल्की सी 100 mg की एंटीबायोटिक लिख के दे दी आपको, आप खाते आ रहे हैं 1000 mg पहले से ही, सुबह शाम की डोज 500 mg एक एंटीबायोटिक, 500 mg दूसरी, दो खा रहे हैं आप, और आपको डॉक्टर ने दे दी 100 mg, तो क्या आप पे असर करेगी वो? आपको 3 दिन हो गए पेट में दर्द ही नहीं हो रहा है आपके, अब आप मुझे कोसोगे बैठ के, अजीब डॉक्टर बताया, डॉक्टर को और गालियां बकोगे। एक आध बार हिम्मत करके चलो यार शहरियार भाई थोड़ा सही तो कहते हैं, एक बार फिर दिखा देते हैं। आप फिर गए उसके पास, बोले अच्छा ठीक नहीं हुए, चलिए, उसने 200 mg कर दी, आपने फिर 2 दिन खाई, आप पे फिर कोई असर नहीं हुआ, तो क्या करेंगे आप? अरे बेकार डॉक्टर है, पैसे इतने ले लिए, 500 रुपये उसका प्रेस्क्रिप्शन फीस है और हुआ कुछ नहीं हमें, चलो हम उसके पास ही जाते हैं। अब आप कॉलोनी वाले के पास पहुंच गए फिर से, उसने आपको 500 mg की एक एंटीबायोटिक, 500 की दूसरी एंटीबायोटिक, सुबह शाम डबल डोज कर दी, आप तो शाम तक ही ठीक हो जाओगे। लेकिन आपके इम्यून सिस्टम का जो बैंड बच चुका है वो आपको पता नहीं है, वो पता कब लगेगा? 40 पार कर चुके होंगे या 50-60 की एज में पहुंचोगे तो बैंड बच चुका है, इम्यून सिस्टम काम ही नहीं कर रहा है, फिर उसको हैवी डोज ही चाहिए। अब ये समझ लो आप, एक ऐसा बच्चा है जिसको बचपन से लेकर आज तक डांट ही नहीं पड़ी है, उसको आपने एक थप्पड़ मार दिया वो बेहोश हो जाएगा, कितने भी हेल्दी हो, ठीक है। और एक बच्चा ऐसा जो सुबह शाम जूतों से बात होती है, 2 थप्पड़ 2 लाते सुबह, बीच में दोपहर में भी उसकी फिटनेस सही कर दी जाती है, शाम को भी धुनाई हो जाती है उसकी, उसको 1-2 थप्पड़ मार भी दो तो उससे असर पड़ेगा कुछ? बिल्कुल वैसे ही है, हमने अपने इम्यून सिस्टम का बैंड बजा रखा होता है यूजुअली, ठीक। अब एक 28 साल का लड़का है, उसको लगता है स्पर्म काउंट कम है उसका और फर्टिलिटी नहीं हो रही है, उसके घर में बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, वो एक झोला छाप के पास चला जाता है, उसको पता लग गया कि हाँ स्पर्म काउंट कम है, उसको ये भी पता है कि टेस्टोस्टेरोन की डोज देंगे तो स्पर्म काउंट बढ़ जाएगा। अब उसने पेल के डोज दी 500 mg की, ठीक है, और वो हफ्ते भर के लिए कह दिया कि महीना भर ये खाओ आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। महीना भर उसने दवाई खाई, अब आप सोच के बताएं उसका स्पर्म काउंट बढ़ेगा, इतना ही रहेगा, या कम हो जाएगा? 3 ऑप्शन आपके पास। ठीक है, ये तुम्हारा ऑप्शन है, बाकी सब सोचें अपना अपना आंसर, सोचने के लिए आपको मैंने दिया है। टेस्टोस्टेरोन की हैवी डोज दे दी गई उसको महीना भर के लिए, तो स्पर्म प्रोडक्शन बढ़ेगा, जैसे पहला था ऐसे ही रहेगा, ये कम हो जाएगा? चलिए 50 वो खेल लेते हैं आपसे, तो ABC खेल लेते हैं, चलो तुम्हारा नेगेटिव फीडबैक मान लेते हैं, कम हो जाएगा स्पर्म प्रोडक्शन, ठीक। तुम्हारा हार्दिक? आप तो मुझे रिजल्ट बताओ, बढ़ेगा, कम हो जाएगा, ये जितना था इतना ही रहेगा? कम हो जाएगा, डरने की जरूरत नहीं, कोई फांसी पे नहीं लटकाएगा आपको, आपको आंसर आना चाहिए, गलती तो बोलोगे आप, और गलती करना तो हमारा नेचुरल अधिकार है ना, इंसान है हम लोग, तो एक बार गलती करो, सही तो हम कर ही लेंगे आपको। बताओ भाई, बढ़ेगा, बढ़ेगा, सोचना पड़ेगा आपको पहले। उन्नति, घटेगा, सोफिया, बढ़ेगा, घटेगा, राहुल सेम रहेगा, बढ़ेगा। मैंने आपको यही समझाया था यहां, देखो इधर सुनो, नॉर्मल डोज तक है ना अगर, तो वो स्पर्म काउंट को बढ़ाएगा, ठीक है। लेकिन मैंने बताया हैवी डोज दी है उसने, तो हैवी डोज में सीधे काम करेगा किस पे? वो GnRH पर, और बढ़ा तो बहुत बढ़ने की बात नहीं, GnRH ही नहीं आएगा, टेस्टोस्टेरोन चाहे जितना भी हो, FSH नहीं आएगा, और FSH नहीं आया है तो ABP नहीं आएगा, ABP नहीं आएगा तब टेस्टोस्टेरोन अकेला करेगा क्या? तो और भी कम हो जाएगा, पेशेंट और ज़्यादा परेशान कि इसने तो बहुत हैवी दवा दी थी फिर भी मैं सही नहीं हुआ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, सब कुछ और कम हो जाएगा। और आपको एक और बात बताएं, टेस्टोस्टेरोन बड़ा अच्छा हार्मोन मेल्स के लिए, मसल की पावर बढ़ाता है, बोन्स की हेल्थ मेंटेन करता है, गुस्सा भी बढ़ाता है, ब्लड का सर्कुलेशन बड़ा अच्छा कर देता है वो, और एक जगह का सर्कुलेशन कम कर देता है। आप देखना जो लोग
गंजे होते हैं ना, नेचुरली बाल्ड होते हैं, उनका चेहरा कितना चमकदार होता है, चमकदार चेहरा होता है उनका। पता है क्यों? ब्लड सर्कुलेशन बड़ा तेज है, चेहरा एकदम चमकदार रहेगा, और बाल चले जाते हैं बस। ठीक है, क्यों जाते हैं? क्योंकि टेस्टोस्टेरोन स्काल्प एरिया की ब्लड सप्लाई कम कर देता है। सुनिए एक बार फिर से ध्यान से, टेस्टोस्टेरोन स्काल्प एरिया की, स्काल्प जिसमें बाल चुभे हुए होते हैं, स्किन, इसकी ब्लड सप्लाई को रोक देता है, तो बालों की रूट्स कमजोर हो जाती हैं और बाल निकल के गिर जाते हैं। बाल्डनेस, इट इंक्रीज बाल्डनेस। और आप जो देखना, जो टकला आदमी होता है कोई, उसका सिर कितना चमकदार होता है, शाइनिंग, लाइट निकलती है उसमें से। क्यों? क्योंकि वहां पे ऑयल का सिक्रेशन बढ़ जाता है, और ऑयल की सिक्रेशन की वजह से एकदम शाइनी होती है उसकी स्किन। ठीक है, तो ये किसका इफेक्ट है, साइड इफेक्ट? टेस्टोस्टेरोन का साइड इफेक्ट, इट इंक्रीज बाल्डनेस। और एक और, प्रोस्टेट कैंसर। टेस्टोस्टेरोन बड़ा खतरनाक है इस मामले में, अगर लिमिट से ज्यादा निकल रहा है तो बाल्डनेस तो करेगा ही, नहीं भी किए ना तो प्रोस्टेट कैंसर स्टिमुलेट कर सकता है। और हर साल पूरी दुनिया में जो मर्दों की, मेल्स की डेथ होती है, उनमें से लगभग 7%, 7% डेथ सिर्फ प्रोस्टेट कैंसर से होती है। 7% प्रोस्टेट कैंसर की वजह से। और उसका कारण क्या है? टेस्टोस्टेरोन का लेवल थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज्यादा होना और कंसिस्टेंटली हाई बने रहना। क्लियर? बात समझ में आई? ये रोल था, ये मैंने बताया आपको, निगेटिव फीडबैक ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, निगेटिव हार्मोनल फीडबैक ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये एफएसएच का रोल आपने पढ़ा। अब आगे बढ़ते हैं फीमेल्स के अंदर। इन फीमेल्स, एफएसएच का रोल समझिए। फीमेल्स के अंदर जो ओवरी की सेल्स हैं, इसी पहले लिख दे रहा हूं मैं, एफएसएच स्टिमुलेट डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स, ओवेरियन फॉलिकल्स इन ओवरीज। जो ओवरी है उनके अंदर ओवेरियन फॉलिकल के डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करता है ताकि वो मैच्योर फॉलिकल हो जाए। ठीक है, अभी कैसे करता है, ये एक फिगर देख लीजिए। ये एक ओवरी है, ये इसका ओवेरियन लिगामेंट, ये बीच का पार्ट है इसका, जिसको बोलते हैं ओवेरियन स्ट्रोमा। ओवेरियन स्ट्रोमा के दो पार्ट, बाहर वाला पार्ट कॉर्टेक्स और अंदर वाला पार्ट है मेड्यूला। ओवरी की वॉल है, इसमें 3 लेयर्स होती हैं, वो बात करेंगे ओवरी के साथ। अभी हमारा मतलब ओवरी पढ़ाना नहीं है, ओवरी के अंदर जो डेवलपमेंट होता है वो समझाना है सिर्फ। तो जो एक फीटस के अंदर जब कभी ओवा बने थे, तो देखिए एक जो ओवम होता है वो ऐसा है, इसके चारों तरफ बन जाती है ओवेरियन सेल्स। इसको बोलते हैं प्रीमोडियल फॉलिकल। क्या बोलते हैं इसको? प्रीमोडियल फॉलिकल, या ऐसे मान लीजिए प्राइमरी फॉलिकल है। तो जब प्यूबर्टी शुरू होती है और एफएसएच का सेक्रेशन शुरू होता है, तो एफएसएच का सेक्रेशन से ये ओवेरियन डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। ये बन जाएगा ऐसे, इसके चारों तरफ नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती चली जाएंगी। और एक होती है इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन, वो बढ़ जाएगी यहाँ पे। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन बन जाती है इधर यहाँ। ठीक है, फिर ये और बड़ा हो जाता है फॉलिकल।
ऐसी बना देता हूँ रफली, आपको समझाना ही तो है मुझे बस। इसके चारों तरफ बेसमेंट मेम्ब्रेन है और ये ग्रेनुलोसा सेल्स यहाँ पे जमा हो जाती हैं, कुछ सेल्स बाहर कुछ सेल्स अंदर, ऐसे बनती चली जाती हैं। फिर अब मैं एक पूरा मैच्योर डेवलपमेंट दिखा देता हूँ आपको। ये एक सेकेंडरी oocyte, इसकी चारों तरफ एक लेयर बनती है जिसका नाम होता है जोना पेलोसिडा, और इसकी चारों तरफ सेल्स बनती हैं ग्रेनुलोसा सेल्स, जो अंदर भी बन जाती हैं और बाहर भी आ जाती हैं। एक लेयर यहाँ बन जाती है ऐसे, फिर ये बेसमेंट मेम्ब्रेन बन जाती है इसके चारों तरफ ऐसे, और ये कुछ सेल्स यहाँ पे अरेंज हो जाती हैं ऐसे, ये अंदर की तरफ, और बीच में गैप आता है, इसको बोलते हैं फोलिकुलर एंट्रम, जिसमें लिक्विड भरा होता है, लिकर फोलिकुली, और बाकी जो सेल्स हैं वो बाहर डेवलप होती हैं। यहां पे छोटी सेल्स थीका इंटरना, बड़ी सेल्स थीका एक्सटर्ना, ये यहां पे बन जाती हैं ऐसे, ठीक है। तो इस पूरे डेवलपमेंट को किसने स्टिमुलेट किया? FSH ने। इसको बोलते हैं फोलिकुलर डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं इसको? फोलिकुलर डेवलपमेंट। और जब फोलिकुलर डेवलपमेंट होता है तो डेवलपिंग फोलिकल जो है, ये जिस जो बन रहा है, इस डेवलपिंग फोलिकल की सेल्स से दो तरह के हार्मोन रिलीज होते हैं। कौन कौन से? एक एस्ट्रोजन, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं और करके ई से लिख सकते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस है? इंग्लिश का बस। ये एंग्लो इंग्लिश, इंग्लैंड में बोले जाने वाली, और ये अमेरिकन इंग्लिश। प्रोनाउंसिएशन दोनों का एक ही है, एस्ट्रोजन। क्या बोलते हैं? एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन का सिक्रेशन शुरू हो जाता है। एक तो ये, दूसरा है इनहिबिन। इनहिबिन, फीमेल में टेस्टोस्टेरोन कहां से आएगा? अच्छा, क्या फीमेल में टेस्टोस्टेरोन रिलीज हो सकता है? यस। कहां से? एड्रिनल कॉर्टेक्स से, ओवरी से नहीं आता। मैंने बताया था अभी कुछ देर पहले, फीमेल में टेस्टोस्टेरोन भी रिलीज होता है, सारी फीमेल्स में होता है, बहुत कम अमाउंट में। क्या मेल में एस्ट्रोजन सीक्रेट होता है? यस। कहां से? सेम एड्रिनल कॉर्टेक्स से, लेकिन बहुत कम। और उल्टा हो जाए तब, मेल में टेस्टोस्टेरोन कम बढ़ के एस्ट्रोजन बढ़ जाए, फीमेल में एस्ट्रोजन कम हो जाए टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाए, तब दोनों में एबनॉर्मलिटी आ जाती है। जैसे फीमेल्स में बियर्ड एंड मुस्टेच का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, ब्रेस्ट छोटे रह जाते हैं, क्लाइटोरिस बड़ा हो जाता है, आवाज़ चेंज हो जाती है, बाल्डनेस आ सकती है, गंजे हो सकते हैं फीमेल्स, ठीक है। कभी देखा है किसी को ऐसे? बहुत रेयर होता है। देखिए, बाल्डनेस जो है ना, वो मर्दों का जन्म सिद्ध अधिकार है गंजा होने का, फीमेल्स में थोड़ी होता है। आपने देखा किसी फीमेल को बाल्ड पूरी तरह से? बहुत रेयर चांस होते हैं, जब हार्मोनल इम्बेलेंस बहुत हाई डिग्री पे हुआ है तब। और मेल आपको यूजुअली बाल्ड मिल जाएंगे। अभी हम सब लोग बालों वाले दिख रहे हैं आफ्टर 30, कुछ लोगों के पास बाल नहीं होंगे, ठीक। जैसे हमारा एक दोस्त है डॉक्टर कैफी, पीडीटी डिपार्टमेंट में वो MS कर रहे थे, तो उन्होंने अपने दोस्त को बोला, ओए गंजे इधर आ। मतलब बाद में क्या हुआ, करीब 6 गंजों ने मुड़ के देखा पीछे, क्योंकि एक नहीं थे, इतने सारे थे वहाँ, और डॉक्टर बहुत गंजे होते हैं, ठीक है। चलिए, लेकिन आपके लिए परेशानी नहीं है, आजकल वो पौधी जैसी रोपाई शुरू हो गई ना बालों की, और ट्रांसप्लांट भी कर लिया जाता है। एनीवे, ये दो हार्मोन रिलीज होते हैं कहां से? ओवरीज की किस पार्ट से? ओवेरियन सेल से, एंट्रम से नहीं। जो ओवरी के ओवम की चारों तरफ जो सेल्स अरेंज हो रही है ना, ग्रेनुलोसा सेल्स, और यहां पे थीका इंटरना, इनसे सीक्रेट होते हैं दो हार्मोन्स। कौन कौन से? एस्ट्रोजन और इनहिबिन। और एस्ट्रोजन एक हार्मोन जो फीमेल्स के लिए अल्लाह की तरफ से, ईश्वर की तरफ से दिया हुआ एक वरदान है, एक तोहफा है, जो मेल के पास नहीं है। और ये एक ऐसा तोहफा होता है जो मुझे कहना चाहिए, जैसे कुछ फीमेल कहती है कि हमें तो ऊपर वाले ने ऐसा बनाया है, ये वैसा बनाया। नो, ये एक ऐसा वरदान है जो मेल के पास नहीं है, और इसके इतने सारे इफेक्ट हैं। जैसे एक फीमेल सेक्स हार्मोन तो है ही है, जो फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डेवलप करवाता है, ग्रोथ करवाता है। ये हार्मोन ब्लड से बैड कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करता है, ठीक है, और गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ऑब्वियसली बैड कोलेस्ट्रॉल कम होता है। इसलिए फीमेल्स में हार्ट की प्रॉब्लम्स यूजुअली नहीं होती, ठीक है।
बहुत रेयरली सुनेंगे आप किसी फीमेल को हार्ट अटैक हुआ है, बहुत रेयर। वो कब हो सकता है? या तो एस्ट्रोजन का सिक्रेशन बहुत ही कम हो रहा है या नहीं हो रहा है, बाई चांस ओवरी खराब हो गई, और ये दूसरा मीनोपॉज की एज हो चुकी है, एज उनकी 45 से 55 हो चुकी है, ओवरी के हार्मोन्स रिलीज नहीं हो रहे अब, जिसकी वजह से उसमें हार्ट की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लेकिन जब तक एस्ट्रोजन है हार्ट की ट्रबल्स बहुत कम होती है फीमेल्स के अंदर, बहुत रेयर। और मेल में डेथ लास्ट मैंने देखा है 13 साल का बच्चा हार्ट अटैक से मरा है जयपुर में, 13 साल का। 18-19 साल तो कॉमन सी एज हो गई है, आजकल हार्ट अटैक आने लगे लड़कों में 18-19 साल की एज में, 20-22 साल 25 साल में हार्ट अटैक हो रहा है। पहले सुनते थे कि कोई 60-70 साल का आदमी हार्ट अटैक से मर गया, लेकिन अब बहुत कॉमन हो गया है मेल्स के अंदर बहुत अर्ली एज में हार्ट अटैक हो जाना। ठीक है, खाने पीने की स्टाइल, लाइफ स्टाइल है बहुत, ये खराब हो चुके हैं इस वजह से। लेकिन ये हार्मोन फीमेल्स को बचा के रखता है। एक बहुत मज़ेदार कहानी सुनाता हूँ मैं आपको, मेरी क्लास की है, आकाश में पढ़ा रहा था मैं, 2015 वाली बैच की बात है, 2015 या 16 का बैच था। तो मैं फिजियोलॉजी पढ़ा रहा था। तो पहले मैंने पढ़ाया डाइजेस्टिव सिस्टम, बताया लीवर फीमेल में छोटा होता है। फिर मैंने पढ़ाया ब्रीदिंग सिस्टम, तो लंग्स छोटे बता दिए, कैपेसिटी कम बता दी। फिर मैंने हार्ट पढ़ाया तो हार्ट भी छोटा बता दिया, और ब्लड का अमाउंट भी कम बता दिया, आरबीसी काउंट कम बता दिया। फिर मैंने उनको पढ़ाया बोन्स, लोकोमोशन मूवमेंट्स, तो बताया फीमेल्स की बोन्स की डेंसिटी कंपैरेटिवली कम होती है, ये सब बताया। और फिर मैंने ब्रेन जब पढ़ाया तो मैंने बताया ब्रेन छोटा होता है, फीमेल्स में ब्रेन छोटा होता है, साइज छोटा होता है। एक लड़की खड़ी हो गई, सर ये क्या बात हुई, आप सब कुछ कम ही कम बताया चले जा रहे हो फीमेल्स में, ये तो गलत बात है सर। मैंने कहा बेटा मेरी तरफ से थोड़ी है, ये नेचुरल है, ऊपर वाले ने जैसा डिज़ाइन किया उनके कामों के हिसाब से। अब फीमेल्स की मसल्स सॉफ्ट हैं, हड्डियाँ सॉफ्ट हैं मेल्स के कंपेरिजन में, तो इसमें बुरा क्या है? मेल को हल चलाना है, भारी भरकम काम करने हैं, फीमेल्स को घर में रहना है, तो नेचर ने उसको ऐसा बनाया है और वो उन्हीं कामों के लिए फिट है। तो बोले सर लेकिन ये तो सही नहीं है। मैंने कहा बेटा ऐसी बात नहीं है, ब्रेन छोटा होने से या बड़ा होने से फ़र्क नहीं पड़ता। क्या ऐसा है किसी का ब्रेन छोटा है किसी का बड़ा है तो उस पर फ़र्क पड़ेगा? नो। ब्रेन का एक पार्ट है सेरेब्रल कॉर्टेक्स, उसमें जितनी उभार गड्ढे ज़्यादा हैं इतना ज़्यादा इंटेलिजेंसी है, ब्रेन भले से छोटा हो। अगर ब्रेन के बड़ा छोटा होने से फ़र्क पड़ता तो भैंस का ब्रेन तो हमसे बड़ा होता है, ठीक है? तो वो हमसे समझदार क्यों नहीं है? वो आज भी भैंस ही है, रस्सी से बनती है, उसका दूध निकाल लिया जाता है। और जो मैन है ह्यूमन, इतना छोटा सा 2 पैर का जानवर, हाथी के सिर पे बैठ के चलाता है उसको। और देख कमाल की बात, एक बैल को आप चलाओगे रस्सी से बांध के चलाओगे, हाथी इतना बड़ा उससे से रस्सी से भी नहीं बांधा जाता, खोपड़ी पे बैठ के चलाते हैं उसको बिना रस्सी के। बस एक वो रहता है हाथ में त्रिशूल टाइप का अंकुश, जिससे उसको कंट्रोल करते हैं। तो ये सारा ब्रेन का ही तो खेल है। तो मैंने उसको बताया कि बेटा ऐसी बात नहीं है, देखो फीमेल्स के लिए ऊपर वाले ने बड़े सारे इंतजाम कर रखे हैं। बोले सर बताओ ज़रा। मैंने कहा चलो ठीक है बताते हैं। तो मैंने उसको बताया, देखिए जो फीमेल है और मेल, बताइए कौन से लोग ज़्यादा पैदा होते हैं? मेल। फीमेल अगर मान लीजिए 100 पैदा हुए तो मेल कितने पैदा होते हैं? कम से कम 106, ये इससे भी ज़्यादा, ऑन एन एवरेज इतने 6 से 10 बच्चे ज़्यादा पैदा होते हैं मेल। कारण क्या है? जो वाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म होता है ना, वो थोड़ा छोटा होता है और तेज़ एक्टिविटी करता है और ओवम को जल्दी फर्टिलाइज करता है, जिससे मेल बर्थ होने के चांसेस ज़्यादा है। ये तो है 0 एज। मेल बच्चे ज़्यादा पैदा होते हैं फीमेल के कंपैरिजन में। बताओ दुनिया में कौन ज़्यादा होना चाहिए, मेल के फीमेल? फीमेल्स। मेल कम है दुनिया में बहुत, और ये बढ़ते चले चाहिए फीमेल्स, मेल कम होते जा रहे हैं। कारण मैं बता दूं उसको क्या है। एट द टाइम ऑफ 0 बर्थ, मतलब 0 एज, जब ये पैदा हुए तो इतने थे। आपको पता है 5 साल की एज तक कितने होते हैं? ये 100 और ये भी 100, बाकी निकल गए, बीमारियों से मर जाते हैं। और आप देखना मरे हुए बच्चे जो पैदा होते हैं ना, उनमें 99% मेल बच्चे ही होते हैं, फीमेल मरे हुए बच्चे कम, बहुत कम पैदा होते हैं। ठीक है, मेल ही मरते हैं ज़्यादातर, फिटस की कंडीशन में भी, और उसके बाद बीमारियों से मरते हैं, एक्सीडेंट में मरते हैं। ठीक है, 10 साल की एज तक ये 100, और ये इनको मारा ना जाए था, मार देते हैं लोग फीमेल्स को, फीमेल फिटिसाइड से पैदा हुआ मार दिया उसको, पहले पैदा होने से पहले ही पता लग गया कि फीमेल पैदा होने वाली है, ठिकाने लगा दिया उसको, एबॉर्शन करा दिया, मार डाला उसको, बहुत तरह की प्रोसेस है। इनको अगर मारा ना जाए तो 10 साल की एज तक ये 95 और ये 100। आगे बढ़िए,
15 साल की एज तक ये 100 और ये 90, 20 साल की एज तक ये 100, ये 88, ये तो और बच जाते 85। इस दौरान बहुत मरते हैं लड़ाई झगड़ों में, एक्सीडेंट में। देखा ना, इस एज के जो बच्चे होते हैं 15 से 20 साल के, बाइक भी उनकी अलग ही चलती है, ठीक है, जितना एक्सीलेटर मुड़ सकता है अंदर की तरफ इतना मुड़ा देते हैं, और तरह तरह की आवाज़ें निकालते हुए जाते हैं, सारे स्टंट करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं आपस में। सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ इसी एज में ग्रुप में तो होती हैं। आप देखना, डंडे लिए हुए घूम रहे हैं, सामने वाले को पीटना, उधर से एक ग्रुप उधर से घूम रहा है, उसको पीटना है। हॉस्टल में लड़ाइयाँ चल रही हैं, बहुत होती हैं, खूब मारे भी जाते हैं, एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, बीमारियों से तो कम मरते हैं, लड़ाई झगड़ों में ज़्यादा मारे जाते हैं। 25 साल की एज तक 30 साल मान लेते हैं ऑन एवरेज, ये बचते हैं 80 और ये 100। 50 साल की एज लेते हैं, 50 साल की एज में ये 100 और ये 70। आपने कभी नाम सुना है? यूजुअली नहीं होते, मैंने बताया जब तक टेस्ट एस्ट्रोजन सलामत है ये सलामत रहते हैं, ठीक है। अब 99 वो एक्सीडेंटल कोई केस हो सकता है, यूजुअली नेचुरली बात कर रहा हूं मैं, नेचुरली ये मरते रहते हैं, इनमें बीमारी से लड़ने की पावर कम होती है मेल्स में, फीमेल्स में ज़्यादा होती है। अब आगे क्या होता है समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कभी सुना है दादा की कहानियाँ, नाना की कहानियाँ? बहुत कम। दादी की कहानियाँ, नानी की कहानियाँ फेमस होती हैं। क्यों? क्योंकि दादा लोग बचते ही नहीं, तब तक निकल चुके होते हैं, वो चले जाते हैं, हार्ट अटैक से मर गए, एक्सीडेंट में मर गए, युद्ध में मर गए, लड़ाई झगड़ों में मारे गए, बीमारियों से मारे गए, इतनी तरह से मरते हैं। तो ये नेचुरल सिस्टम है। फीमेल्स की डेथ यूजुअली ऐसे नहीं होती नेचुरली, वो उनको इम्यून बनाया गया है बहुत ज़्यादा। बीमारियां जो होती हैं मेल्स में ज़्यादा होती हैं, बीमारियों से लड़ने की पावर भी मेल्स में कम होती है, फीमेल्स में बहुत ज़्यादा होती है। सेम बीमारी से मेल मर जाता है, फीमेल बच जाते हैं उससे यूजुअली, और उनको प्रॉपर केयर किया जाए। तो ये नेचुरल सिस्टम है, ऊपर वाले की तरफ से गिफ्ट है फीमेल्स के लिए। फीमेल का इम्यून सिस्टम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज़ कम्पेयर टू मेल। मेल में बीमारियाँ ज़्यादा लगती हैं, और इस तरह से मेल चाइल्ड जो है वो ज़्यादा इम्यून नहीं होते, फीमेल चाइल्ड ज़्यादा इम्यून होते हैं, ठीक है। एक्सेप्शंस आर देयर, हो सकता है कोई पर्सन रहे हों, उनकी एज 100 ईयर्स को क्रॉस कर चुकी है और वो अभी भी ठीक ठाक काम कर रहे हैं, और उनकी वाइफ नहीं है, मर चुकी है वो, लेकिन इन जनरल ऐसा नहीं होता, वो एक्सेप्शनल केस हो सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना? तो ये किसका इफेक्ट है इसमें सबसे ज़्यादा? एस्ट्रोजन हार्मोन का। एस्ट्रोजन हार्मोन रिमूव बैड कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम ब्लड एंड इंक्रीज गुड कोलेस्ट्रॉल। अब ये बैड कोलेस्ट्रॉल गुड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? लिपिड्स पढ़े आपने, HDL हाई डेंसिटी लिपिड्स, LDL लो डेंसिटी लिपिड्स, VLDL वेरी लो डेंसिटी लिपिड्स। तो जो LDL और VLDL है ये है बैड कोलेस्ट्रॉल, और HDL गुड कोलेस्ट्रॉल। तो एस्ट्रोजन उसको बढ़ाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करता है, और कोलेस्ट्रॉल ही तो हमारी बॉडी में नुकसान करने लगता है, लिमिट से ज़्यादा हो जाता है। अच्छा बताइए, कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए अच्छा होता है कि बुरा होता है? दोनों। कब अच्छा है? मॉडरेट लेवल तक। कितनी है मॉडरेट लेवल? कम से कम 100 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, और ज़्यादा से ज़्यादा 260 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड चाहिए। इतना है नॉर्मल, बहुत अच्छा काम करेगा। बड़ा ज़रूरी है स्टेरॉइड, कोलेस्ट्रॉल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ज़िंदगी बचाता है कोलेस्ट्रॉल। क्यों बचाता है? जितनी भी स्टेरॉइड हार्मोन से कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं, विटामिन डी बनता है, एस्ट्रोजन बनता है, प्रोजेस्टेरोन बनता है, टेस्टोस्टेरोन बनता है, सब उससे बन रहे हैं, ठीक है। कोर्टिसोल बनता है, एल्डोस्टेरोन बनता है, कोर्टिकोस्टेरोन बनता है, कोर्टिसोन बनता है, इतने सारे हार्मोन सिर्फ इससे कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल की कमी हो जाए तब भी मारे जाएंगे, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाए तब भी मारे जाएंगे। क्यों? क्योंकि ज़्यादा अमाउंट में जब कोलेस्ट्रॉल होता है तो ये वेसल्स की जो ल्यूमेन होता है वहाँ पे जमा होना शुरू हो जाता है, और वेसल्स की सेल के साथ चिपकने लगता है, जिससे ब्लड वेसल्स का ल्यूमेन नैरो हो जाता है और ब्लड के फ्लो में दिक्कत आती है, जिससे हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हार्ट की ट्रबल्स बढ़ती चली जाती हैं, फिर प्लैक्स बनने लग जाते हैं। प्लैक आगे पीछे हो गया और हार्ट की वेसल को बंद कर दिया उसने, कोरोनरी आर्टरी को, तो हार्ट अटैक और उससे डेथ हो सकती है। तो ज़्यादा भी नुकसान और कम भी नुकसान, ठीक है। अब चलिए अगले पेज पे आते हैं। इनहिबिशन का काम यहां भी वही है। क्या काम है? इनहिबिशन ऑफ FSH। अब मैं यहां पे आपको दूसरा रोल समझाता हूं। अच्छा, हम डिस्कस करेंगे अब LH के बारे में।
उससे पहले मैं नेगेटिव फीडबैक यहाँ भी समझा दूँ आपको। नेगेटिव फीडबैक समझिए। फीमेल्स के अंदर प्यूबर्टी शुरू हुई, फीमेल्स में प्यूबर्टी शुरू हुई और हाइपोथैलेमस से रिलीज हुआ GnRH। किस पे काम करेगा ये, जल्दी बोलो? एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम करेगा। यहां से कितने सारे हार्मोन आएंगे? 2, FSH और LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। FSH का एक्शन कहां होता है? डेवलपिंग फॉलिकल्स, फॉलिकल्स के डेवलपमेंट को बढ़ा देता है। तो स्टिमुलेट, मतलब ऐसे लिख दो तो ज्यादा अच्छा लगेगा और आपको समझने में भी आसान रहेगा। एक्शन किस पे होता है इसका? ओवरी पर। ओवरी के किस पार्ट पे? ओवरी में करता है स्टिमुलेट डेवलपमेंट। को शॉर्ट में लिख दूं DVPT, चलेगा? DVPT मतलब डेवलपमेंट, स्टिमुलेट डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स, ओवेरियन फॉलिकल्स। और इससे फाइनली क्या बनता है? फाइनली बनता है इससे ग्राफियन फॉलिकल, जिसको बोलते हैं मैच्योर ओवेरियन फॉलिकल। ठीक है। और इस डेवलपिंग फॉलिकल से एक तो निकलता है इनहिबिन, दूसरा एस्ट्रोजन। देखिए डिस्कशन नहीं करना क्लास के दौरान। इनहिबिन का काम क्या है? इनहिबिशन ऑफ FSH। इसने इसको इनहिबिट कर डाला, इनहिबिट्स। और जो LH हार्मोन है इसका भी काम ओवरी पर ही होता है, लेकिन ओवरी के किस पार्ट पे होता है? मैच्योर फॉलिकल पर, जिसको बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। और ग्राफियन फॉलिकल को ये तोड़ देता है। जैसे ही टूटता है ग्राफियन फॉलिकल पे कौन किसका काम होगा? LH का। और LH ग्राफियन फॉलिकल को तोड़ देता है, जिससे ओवम रिलीज हो जाता है और बचा हुआ जो फॉलिकल उससे बनता है कॉर्पस लूटियम। और इस प्रोसेस को बोलते हैं ओवुलेशन। क्या बोलते हैं? ये करवाता है ओवुलेशन। ओवुलेशन के बाद में ओवम रिलीज हो गया और इससे बना कॉर्पस लूटियम। तो कॉर्पस लूटियम किसके इफेक्ट से बनता है? LH के इफेक्ट से। और ये कॉर्पस लूटियम रिलीज करता है एक हार्मोन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोजेस्टेरोन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन। क्लियर? प्रोजेस्टेरोन का काम क्या होता है? मान लीजिए मैंने यहां लिख दिया प्रोजेस्टेरोन। इट स्टिमुलेट द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स एंड सेकेंडरी सेक्सुअल फीचर्स ऑफ फीमेल्स। ठीक है। साथ ही साथ ब्रेस्ट के डेवलपमेंट को बढ़ाता है, मिल्क सेक्रेशन को बढ़ाता है और फीमेल के जो सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं उनके डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। और साथ ही साथ ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। कौन? प्रोजेस्टेरोन। और इसका इफेक्ट क्या है? दूसरा इफेक्ट ये है, इट इनहिबिट्स LH एज वेल एज GnRH। तो ये नेगेटिव फीडबैक है इसका। जब भी एक थ्रेशोल्ड वैल्यू से आगे बढ़ता है तो ये उसी हार्मोन को इनहिबिट करना शुरू कर देता है जिसकी वजह से रिलीज हुआ है, और जैसे इसका लेवल बढ़ेगा ये दोनों को इनहिबिट कर देता है। तो अगर किसी फीमेल का ब्लड का प्रोजेस्टेरोन लेवल बढ़ा दिया जाए इंजेक्शन के थ्रू या गोलियों के थ्रू, तो बताइए उसमें कौन से हार्मोन का रिलीज होना बंद हो जाएगा? दोनों का। ठीक है। और इन दोनों हार्मोन की वजह से रिप्रोडक्टिव साइकिल चलती है, जिसको बोलते हैं मेस्टोसाइकिल, वो भी स्टॉप हो जाएगी, ओवम का डेवलपमेंट नहीं होगा। इसलिए आपने एक चैप्टर पढ़ा है, ये पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सोफिया, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आप पढ़ेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में कौन सा हार्मोन होता है? मेनली प्रोजेस्टेरोन। क्लियर? तो आज की क्लास यहाँ पे ओवर। LH का इफेक्ट और बाकी जो हार्मोन्स है इसके बचे हुए, ओवरी के हार्मोन्स, टेस्टिस के हार्मोन्स, थायराइड ग्लैंड के हार्मोन और एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन का जो रोल है वो मैं करूँगा नेक्स्ट क्लास का, मतलब कल। तो कल आप वो भी पढ़ के आइएगा। एक टॉपिक को पढ़ाना है मुझे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिससे पहले मैं हार्मोन समझा रहा हूँ। हार्मोन का एक्शन अगर आपको आ गया तो रिप्रोडक्शन समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है? तो क्लास इज ओवर।